यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्रोमोसोम्स क्या है। व्हाट आर क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स तो आप सभी जानते हैं कि लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल विच कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। क्रोमोसोम क्या है? सपोज कि ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम इसको क्या करें, इसको अगर हम अच्छे तरीके से रखें, ये तो रैंडमली इसमें कॉइल्ड स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है, इसको अगर हम स्ट्रेट करें तो ये कुछ इस तरह से ये ले लेता है। ठीक है, और अगर हम इसमें एक एक इस क्रोमोसोम्स में डीएनए देखें तो डीएनए का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। तो ये क्रोमोसोम्स हैं जो कि सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं स्टूडेंट्स। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, जो कि क्या कंटेन करते हैं? हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन क्या होता है? वो इन्फॉर्मेशन जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाला है। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। ये डीएनए है, डीएनए के सीक्वेंस में ये सपोज यहाँ एक जीन है जो कि हेयर कलर डिसाइड कर रहा है, यहाँ एक जीन है जो कि स्किन कलर डिसाइड कर रहा है, यहाँ एक जीन है जो कि आइज़ के कलर को डिसाइड कर रहा है, यहाँ एक जीन है जो कि हाइट को डिसाइड कर रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे जीन्स कोडेड फॉर्म में इस डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। ये डीएनए होता है क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम कहाँ होता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस सेल में। तो ये होता है क्रोमोसोम। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है सेल के न्यूक्लियस में, जो कि कंटेन करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। ठीक है, डीएनए इज़ अ केमिकल। अब डीएनए क्या है? डीएनए इज़ अ केमिकल इन द क्रोमोसोम विच कैरीज ट्रेड्स इन अ कोडेड फॉर्म। डीएनए जो है वो एक तरह से केमिकल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस से बना हुआ है ये, और जो कि कैरी करता है ट्रेड्स से, एक जनरेशन से, मतलब फादर से या मदर से ऑफस्प्रिंग में जो है वो कौन से कैरेक्टर्स जाने हैं, कौन से नहीं जाने हैं, ये कौन डिसाइड करता है? यही डीएनए। इसमें इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए जीन्स क्या हैं। जीन्स इज़ द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। जीन्स is the part of chromosome which controls specific biological function। इसमें पार्ट ऑफ क्रोमोसोम दे दिया है, लेकिन एक्चुअली इसमें जीन्स में लिखते हैं कि इट इज़ द पार्ट ऑफ डीएनए, एक्चुअली फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये डीएनए का सबसे फंक्शनल सेगमेंट क्या होता है? जीन ही होता है। जीन ही इससे जो है वो डिसाइड होगा कि कौन सा ट्रेट जाना है, कौन सा ट्रेट नहीं जाना है। जैसे ये डीएनए है, इसमें फंक्शनल सेगमेंट जो है वो जीन है। दिस इज़ फंक्शनल सेगमेंट, दिस इज़ फंक्शनल सेगमेंट, दिस इज़ फंक्शनल सेगमेंट। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज़ कॉल्ड जीन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स किसको बोलते हैं? देखिए एक एक वर्ड, एक एक टर्म को ध्यान से देखिए आप लोग स्टूडेंट्स। ठीक है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स किसको बोलेंगे और किसको क्या बोलेंगे, एक एक चीज़ को ध्यान से आप लोग देखिए। एक मिनट। चलिए देखिए, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? यस, a pair of visible characters such as tall and dwarf, white and violet flower, round and wrinkle, ग्रीन एंड येलो। जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ लोग शॉर्ट होते हैं। ठीक है, कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग काले होते हैं, कुछ लोग और भी बहुत सारे, कुछ लोगों के बाल जो हैं करली होते हैं, कुछ लोगों के स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आप में पाए जाते हैं, और बहुत सारे अलग अलग। जैसे कि अगर हम मटर को देख लें, पी को देख लें, पी को पाइसम सैटिवम बोला जाता है साइंटिफिक में। तो उसमें कुछ जो प्लांट्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, कुछ जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं, टॉल ड्वार्फ। कुछ का फ्लावर जो होता है वाइट होता है, कुछ का वायलेट होता है,
कुछ के सीड्स जो होते हैं वो राउंड होते हैं, कुछ के रिंकल्ड होते हैं, कुछ के सीड्स ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ के येलो कलर के होते हैं। तो इतने सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, इसी को बोलते हैं जो दो कैरेक्टर्स एक ही चीज़ के दो अलग अलग कैरेक्टर हों, इसी को बोलते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। चलिए डोमिनेंट ट्रेट देख लीजिए। द कैरेक्टर विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट। वो ट्रेट जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर दे F1 जनरेशन में, उसी को डोमिनेंट ट्रेट, या किसी भी जनरेशन में अपने आप को अगर वो एक्सप्रेस कर रहा है दूसरे को सप्रेस करके, तो वो डोमिनेंट है। जैसे कि सपोज़ कि एक बच्चा है, उसकी मम्मी जो है बहुत गोरी है, उसके पापा जो हैं काले हैं, बच्चा हुआ, बच्चा जो है वो गोरा हुआ, ठीक है। तो कैरेक्टर्स तो दोनों के थे, फादर के भी जीन्स आते हैं 50%, मदर के भी जीन्स आते हैं 50%, लेकिन वो बच्चे में कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट हुआ? फेयर कलर जो है वो डोमिनेंट हुआ और ब्लैक कलर जो है वो रेसेसिव हो गया। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर ले दैट इज़ कॉल्ड डोमिनेंट। रेसेसिव जो वो कैरेक्टर जो कि अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, वो रेसेसिव कंडीशन में, वो भी उसके अंदर है लेकिन वो रेसेसिव कंडीशन में, अब वो उसके नेक्स्ट जनरेशन में आ सकता है, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा क्रॉस पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बस रेसेसिव इतना जान लीजिए कि वो कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया दैट इज़ कॉल्ड रेसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप लोग। होमोजाइगस क्या है? होमोजाइगस, ठीक है। Homozygous, a condition in which both the genes of same time are present. For example, an organism has both the genes of tallness. It is expressed as TT and genes for dwarfness as expressed as TT. देखिए जब हम लोग क्रॉस कराएंगे, जब हम लोग हेरिडिटी अंदर से पढ़ेंगे, तो जो आप देखेंगे कि कैरेक्टर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। या तो टॉल हो जाएगा, अगर दोनों जो है डोमिनेंट कैरेक्टर्स में पड़ा हुआ है तो टॉल को हम कैपिटल टी से लेते हैं, और अगर रेसेसिव में है तो स्मॉल टी में लेते हैं। तो अगर इस तरह से है, या फिर हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए 3 तरीके से हम किसी को भी ले सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर को। ये हो गया डोमिनेंट, ये हो गया रेसेसिव कंडीशन में टॉल का ही, ड्वार्फ है ये, ठीक है। ये ड्वार्फ आएगा, ये टॉल आएगा, और ये जो है ये भी टॉल आएगा, लेकिन ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इसमें जो एलिल्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। ये भी आप जब आप बस ये टर्म समझ लीजिए, होमोजाइगस मतलब इस तरह का, कैपिटल टी या तो स्मॉल टी। बाकी आप जब क्रॉस पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। होमोजाइगस एक ही तरह का अल्फ़ाबेट हो, उसमें या तो कैपिटल टी है तो दोनों कैपिटल टी हो, या तो स्मॉल टी है तो दोनों स्मॉल टी हो, इतना जान लीजिए, ठीक है। अगर इस तरह का कैरेक्टर आ गया कि एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तब वो होमोजाइगस नहीं है, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। समझ में आ गया? होमोजाइगस मतलब या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी। अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल आ गया तब ये कौन सा कंडीशन है? नेक्स्ट कंडीशन, दिस इज़ ये वाला हेट्रोजाइगस। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आपका जीनोटाइप क्या है स्टूडेंट्स? इट इज़ द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल, अ प्योर टॉल प्लांट इज एक्सप्रेस्ड एज TT एंड हाइब्रिड टॉल एज कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। तो जीनोटाइप जो है वो ये बता रहा है। जीनोटाइप भी आपको जब आप क्रॉस पढ़ेंगे ना तो ये सारे टर्म्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अभी सिर्फ आप देख लीजिए कि ये टर्म्स मैडम यूज़ करेंगी, तो ये हमको पहले से पता है कि ये टर्म्स यूज होंगे। जीनोटाइप मतलब अगर प्योर टॉल प्लांट है तो वो या तो कैपिटल टी से डिनोट होगा, और अगर हाइब्रिड टॉल प्लांट है तो वो कैपिटल टी स्मॉल टी से प्रेजेंट होगा, ठीक है। मतलब जीनोटाइप मतलब अंदर से हम उसको समझ रहे हैं कि उसके अंदर किस तरह का एलील है। टॉल के 2 कंडीशन है, अगर टॉल है कोई भी प्लांट तो या तो उसके अंदर इस तरह का जीनोटाइप हो सकता है, दोनों कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन में, या तो उसके अंदर इस तरह का हो सकता है कि एक डोमिनेंट कैरेक्टर हो और एक रेसेसिव कैरेक्टर हो। जो डोमिनेंट है वो उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, जो रेसेसिव है वो बेचारा दबा पड़ा है। लेकिन है, मैंने पहले ही कहा था कि कोई काला है इसका मतलब उसके अंदर ये नहीं कि गोरे के जीन्स नहीं है, उसके अंदर हैं लेकिन वो रेसेसिव कंडीशन में है। तो ये है जीनोटाइप, ठीक है। लेकिन ये जो टॉल दिखा रहा है कि भैया टॉल है, अगर हम बता दिए किसी को कि भैया लंबा है,
तब तो नहीं पता चल रहा है कि उसके अंदर कितने रेसेसिव कंडीशंस में पड़े हुए हैं। जो नाटक के जो कंडीशंस हैं वो कितने रेसेसिव कंडीशंस में हैं। लेकिन अगर हमने जीनोटाइप दिखाया कि एक जो टॉल में या तो वो दोनों हो सकता है उसके अंदर कोई रेसेसिव कंडीशन हो ही ना नाटे का, ठीक है। लेकिन अगर रिसेसिव कंडीशन में है तो ये जीनोटाइप से पता चलेगा। फिनोटाइप से तो बस इतना कैरेक्टर पता चल जाएगा कि हाँ भाई लंबा है कि नाटा है, गोरा है कि काला है। लेकिन अब अगर आपको जीनोटाइप जानना है तब फिर आपको उसको जीन्स जानना पड़ेगा, एलिल्स जानने पड़ेंगे कि कौन से उसके अंदर एलिल्स या जीन्स हैं, ठीक है। रिसेसिव कंडीशन में कौन है और डोमिनेंट कंडीशंस में कौन है। चलिए होमोलोगस देख लीजिए। होमोलोगस कैरेक्टर are those in which one number is contributed by the father and the other member is contributed by the mother. Both have the genes for the same character at the same position. होमोलोगस पेयर करेक्टर जो होता है, सपोज़ कि ये आपका होमोलोगस क्रोमोज़ोम है, तो इसमें एक जीन्स जो है फादर से आया है, एक जीन्स जो है मदर से आया है। मतलब ये जो क्रोमोज़ोम है ये फादर का होगा, ये जो क्रोमोज़ोम है ये मदर का होगा, ठीक है। एक जीन फादर से सपोज़ कि कलर का ही है तो ये फादर से जीन्स आया है गोरे का, ये काले का मदर से आया है। लेकिन हम गोरे हैं क्योंकि हमारे अंदर ये डोमिनेंट है। सपोज़ कि अगर हम गोरे काले का जीन्स को हम अगर एक्सप्रेस करें फेयर एफ से, कैपिटल एफ से गोरे को और स्मॉल एफ से काले को, ठीक है। तो हमारे अंदर अगर कैपिटल एफ है तो एक मिनट, ये थोड़ा सा हम आपको क्रॉस करके दिखा दे रहे हैं होमोजाइगस कंडीशन, अरे होमोलोगस पेयर और होमोजाइगस ये सब समझाने के लिए। देखिए हमारे पास हमारे फादर थे गोरे, ठीक है, कैपिटल एफ, हमारी मदर थी काली, स्मॉल एफ, तो इसमें से एक एक जीन्स ही तो हमारे पास आएगा। तो ये हो गया कैपिटल एफ और ये हो गया स्मॉल एफ, ठीक है। अब हमारे अंदर दोनों के जीन्स प्रेजेंट हैं। देखिए एक कैपिटल एफ भी है, एक स्मॉल एफ भी है, लेकिन एक्सप्रेस अपने आप को कौन कर रहा है, ये कैपिटल एफ जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो हम क्या हो गए, गोरे हो गए, फेयर हो गए, ठीक है। ये भी प्रेजेंट है लेकिन ये रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है, ये डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये बेचारा अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो होमोलोगस पेयर यही है जिसमें कि एक जीन्स जो है फादर से आता है और एक जीन्स जो है मदर से आता है, ठीक है। चलिए ये आपको इतनी बातें समझ में आ गई। एलिल क्या होता है, एलिल जीन्स में जो जैसे कि ये कैपिटल टी ये दोनों एलिल हैं, ये दोनों एक एक एलिल हैं, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड एलिल। ये आपको क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है तो एलिल क्या होता है ये आप देख लीजिए, ठीक है। इतने टर्म्स आपको आज समझ में आ गए। ये टर्म्स आप लोग बार बार पढ़िएगा, अलग अलग जगह से पढ़िएगा, हो सकता है कि अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें समझ में आए। उसके बाद कल हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।